अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जस्ट स्टार्ट किया था। हम एक बार छोटा सा एक इंट्रो दे देते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों ड्रॉ किया जाता है। ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बोल रखा है इस पे। देखो, हम लोग दो तरह से सेल कर सकते हैं। अगर हम लोग सेलर है और अगर हम लोग परचेजर है तो वो भी दो तरह से कर सकते हैं। या तो कैश सेल कैश परचेज हो जाता है, या क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। लेकिन क्रेडिट सेल देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कैश सेल है तो इंस्टेंट पेमेंट, तो कैश टू सेल हो जाता है एंट्री। ठीक है, मतलब मुझे फटाफट से पेमेंट मिल गया, सेल कर दिया मैंने। यहाँ पर डेटर को याद रखने का कोई जरूरत नहीं होता है, कस्टमर को याद रखने का कोई भी नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि उसने मुझे पेमेंट कर दिया। देखो, तुम लोग भी अगर किसी दुकान में जाके कुछ भी खरीद रहे हो, लाइक अगर ग्रोसरी खरीद रहे हो, तो अगर तुम लोग बोलोगे ना कि बाद में पैसा दे देंगे, आप मेरा नोट डाउन कर लीजिए कितना मेरा बिल हुआ है, तो वो फिर तुम्हारा नाम लिखेगा। लेकिन तुम अगर पेमेंट कर दोगे ना, वो तुम्हें तुम्हारा नाम याद भी नहीं रखेगा। अच्छा आपने ये लिया, पेमेंट कर दिया, हो गया, वो देखेगा भी नहीं। लेकिन बाद अगर तुम उधार लोगे तो वो जरूर तुम्हें याद रखेगा। कैसे? वो तुम्हारा नाम जो है वो एंट्री करेगा। अब जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, नाम लिख के लिख देते हैं ये इतना कुछ बाकी है। तो उसी तरह से क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल मतलब कुछ दिन बाद हम लोग पेमेंट करेंगे, यही होता है क्रेडिट सेल। तो वहां पर देखो दो चीज, दो स्टेप में हमारा सेल होता है। फर्स्ट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट इज ड्यू एंट्री। हम लोग ड्यू करते हैं कि हमें डेटर से कितना पेमेंट मिलेगा। हम लोगों ने सेल तो किया, बट प्रॉब्लम ये है, देखो सेल तो हम लोगों ने कर दिया, बट हम लोगों को कैश नहीं मिला, प्रोडक्ट आउटफ्लो हो गया, कैश नहीं मिला। तो सेल दोनों केस में ही ऑकर होता है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। लेकिन एक सेल में मुझे पेमेंट मिलता है, दूसरे में मुझे कस्टमर का नाम याद रखने पड़ता है। और जब कस्टमर मुझे पेमेंट कर देता है तो हम कौन सा एंट्री डाल देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। इस डेटर को मैंने कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली अगर देखो तो डेटर डेटर कैंसिल, बिकॉज डेटर डेबिट डेटर क्रेडिट, बचा क्या, कैश डेबिट टू सेल्स। तो देखो ना, यही वाला एंट्री हो जाता अगर हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते। जैसे ही मैंने पूरे सिचुएशन को पार्ट में डिवाइड कर दिया, भाई मुझे गुड्स दे दो, मुझे ग्रोसरी दे दो, पेमेंट बाद में ले लेना, तो ये दो पार्ट में हो गया ना। तो ग्रोसरी दे दो मुझे, बाद में हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो फिर जो सेलर है वो इस तरह से चीज को टैकल करेगा। तो डेटर हमारा करंट एसेट होता है। ठीक है, डेटर हमारा करंट एसेट होता है। करंट एसेट का मतलब कौन सा एसेट होता है, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, जो 12 मंथ्स के अंदर कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। यही सब तो होता है करंट एसेट का फीचर्स। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब क्राइटेरिया आता है, जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमर हमें बोल रहा है कुछ दिन के अंदर नहीं, नॉट सम डेज, मतलब लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम लोग क्रेडिट मांग रहे हैं, तो जैसे कि मान लो 90 डेज होता है नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 90 डेज यानी 3 महीने का अगर कोई उधार ले रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो जो कस्टमर है वो डिसऑनेस्ट ना हो और वो मेरा पैसा लेके ना भाग जाए। मतलब मैंने गुड्स तो दे दिया, मेरा प्रोडक्ट भी गया उसके साथ साथ और पेमेंट भी नहीं मिला, तो बैड डेप्ट हो जाएगा। तो इसका प्रूफ के लिए बिल्स ड्रॉ करता है। कौन ड्रॉ करता है, बिल्स जो ड्रॉ करता है, जो सेलर होता है वो ड्रॉ करता है, उसको ड्रॉयर बोला जाता है। जो बायर होता है उसे ड्रॉई बोला जाता है, यानी जो बिल को एक्सेप्ट करता है। और बिल्स ड्रॉ करने का रूल्स है कि जो ड्रॉयर है, यानी जिसने बेचा है, वही ड्रॉ करेगा। इसका भी रीजन है, देखो किसका ज्यादा सरदर्द है कि पेमेंट चला जाएगा, जिसने बेचा है यानी सेलर, ठीक है, उसको ज्यादा टेंशन है, भाई मेरा प्रोडक्ट तो गया, पेमेंट नहीं आया, अगर वो पैसा मार ले। तो इसीलिए ड्रॉयर जो है, ड्रॉयर को बोला जाता है, मतलब सेलर को बोला जाता है ड्रॉयर, यानी जो बिल्स ड्रॉ करते हैं। और एक जन दूसरे वाले को, मतलब दूसरा पार्टी जो परचेजर है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इनसे इतना गुड्स लेके गए हैं और इतने दिन बाद ये पेमेंट कर देंगे। ये जो बात है इसको साइन करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया इंसान में कि हम लोग तो ऑनेस्ट रहे नहीं नॉर्मली, ठीक है, तो इसीलिए इतना कागज का कार्रवाई करना पड़ता है। भाई ये पहले का बात अलग था, देंगे मतलब देंगे, कैसे भी करके पेमेंट दिया जाएगा, ज्यादा लोग डिसऑनेस्ट नहीं होते। लेकिन आज के दिन पे इतना प्रॉब्लम है, इसलिए हर चीज पे लीगल कार्रवाई होता है। तो देखो, बायर जो है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट का मतलब वो मान रहे हैं कि उसमें जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है और हम इतने दिन बाद पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज ड्रॉई। अब ड्रॉई बिल्स को एक्सेप्ट करेगा, उसमें साइन करके बिल्स को रिटर्न कर देगा। किसको, ड्रॉयर को। किसको रखना है, ड्रॉयर अपने पास रखेगा, क्योंकि उसके लिए उस चीज का
वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ड्रॉई के पास थोड़ी ना है। ड्रॉई अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रख भी लेता है तो क्या फर्क पड़ेगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट भी लेके भाग गया, पेमेंट भी नहीं दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके भी भाग गया, तो प्रूफ क्या रहेगा। इसीलिए हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉयर को रिटर्न कर दिया जाता है। ये सब मैंने बताया था, ये सब मैंने बहुत सारा पॉइंट बताया था, अभी इतना कुछ फिलहाल नहीं बता रहे। ड्रॉयर, ड्रॉई, एक्सेप्टर यानी जो एक्सेप्ट करते, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टी यानी जो एक्सेप्ट करवा रहा है, पेयर जो पैसा पेमेंट करता है, पेई जिसको पैसा मिल रहा है। ये मैंने एक स्टोरी से समझाया था, ठीक है। और बिल्स का एक पॉइंट थोड़ा बता देते हैं कि बिल्स में हम लोग दो डेट देखते हैं, एक होता है ड्यू डेट, एक होता है मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है, जैसे आज 14 तारीख है, देखो आज कौन सा तारीख है, 14 मई। अगर किसी को बोला जाए कि एक महीने बाद पेमेंट कर देना, तो 14 जून हो जाएगा। ये होता है ड्यू डेट, एक महीना बाद 14 तारीख को ही होगा, दैट इज ड्यू डेट होगा। लेकिन इसमें जब हम लोग 3 डेज ग्रेस ऐड करते, ग्रेस मतलब थोड़ा बहुत छूट मिलना, ठीक है। जैसे तुम लोग अगर देखोगे, हम लोग के टाइम पे नहीं था, लेकिन आजकल क्या होता है, स्पेशली आई थिंक 11, 12, 10 ये सब लेवल पे होता है कि 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, तो ग्रेस टाइम मान लो, जो कि पहले नहीं मिलता था। अब ये 3 डेज ग्रेस मिलेगा, यानी आप अपना पेमेंट 14 तारीख को भी दे सकते हो, ये आपका ड्यू डेट है, या फिर आप अपना पेमेंट जो मैच्योरिटी डेट है, यानी यहाँ पर 14, 16, 14, 15, 16, 17, 17 जून को आप ये पेमेंट दे सकते हो, दैट इज द मैच्योरिटी डेट। तो ड्यू डेट में जब 3 डेज ग्रेस, ये फिक्स्ड है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल्स है कि आपको 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है, मौका और भी 3 दिन का दिया जाता है, उसके बाद आप पेमेंट कर दो। और ये डेट जब कैलकुलेट होता है, सपोज अगर ये कोई नॉन हॉलीडे है, लाइक अगर यहाँ पर 15 अगस्त आ जाता है 3 दिन ऐड करने के बाद, तो हमें 14 अगस्त लेना पड़ेगा। नॉन हॉलीडे जैसे कि पब्लिक हॉलीडे, नॉन हॉलीडे मीन्स पब्लिक हॉलीडे, अगर तुम्हें पहले से पता है कि 15 तारीख हॉलीडे है, तो उस दिन तो कोई काम होगा नहीं, ठीक है, तो हमें 14 तारीख को अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और अगर अचानक हॉलीडे होता है, लाइक सडन हॉलीडे, ठीक है, जैसे मान लो 17 को क्या हुआ, स्ट्राइक हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो 17 को कोई काम नहीं होगा, तो 18 जून को हम अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा जिस्ट बताने का कोशिश किया, ताकि तो जिन लोगों का क्लास मिस था वो लोग इसको रिलेट कर पाए। अब बात ये आ रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्स जो है वो कितने तरीके से कोई होल्ड कर सकता है। होल्ड कौन करेगा, जो ड्रॉयर होगा। अभी मैंने बताया क्यों करेगा, क्योंकि जो ड्रॉई है मतलब जो परचेजर है वो तो लेके भाग भी सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस कितना सारा है, देखो ऑप्शंस, ये नोट डाउन करो, ऑप्शंस अवेलेबल फॉर होल्डर, for dealing with a bill of exchange, ठीक है। जो होल्डर है मतलब जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो इस बिल को कितने तरह से होल्ड कर सकता है, कितने सारे ऑप्शन है। फर्स्ट यहां पर है, ही मे रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट तक वो बिल अपने पास ही रख सकता है, या फिर ये सारा ही समझाते हैं क्या होता है, ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। थर्ड पॉइंट, he may get the bill discounted with a bank or other person। और फोर्थ, he may endorse the bill to a creditor।
ठीक है, ये चारों पॉइंट हम लोग को कंप्लीट करना है, तब हम लोग जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ये वाला, देखो इसमें क्या बोला है, ही मे रिटर्न द बिल टिल ड्यू डेट, मतलब जो ड्यू डेट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 मंथ माना था ना कि 1 महीने बाद आप पेमेंट कर दो। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल अभी तुम लोग को बताया, तो ड्यू डेट मैंने बताया 14 तारीख आ रहा है, मतलब जो बिल ड्रॉ किया है वो अगर बिल को अपने पास ही रख ले टिल ड्यू डेट, जब तक उसे पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये कंडीशन हो सकता है। या दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है, ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब ये क्या कर रहा है। गुड इवनिंग स्नेहशीष। गुड इवनिंग स्नेहशीष। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, सेकेंड क्या होता है, देखो सेकेंड ऑप्शन जो हम बोल रहे थे, सेकेंड ऑप्शन इज दैट कि अगर कोई अपना बिल चाहे तो खुद के पास नहीं रख के उस बिल को बैंक के पास भेज सकता है। ठीक है, बैंक को बोल सकता है कि आप मेरा बिल को डिस्काउंट करवा दो। मतलब क्या होगा ना, जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं ना, उस तरह से हम लोग बिल को घर पे ना रख के बैंक के पास रख सकते हैं, और बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आप मेरे बिहाफ में इस बिल को क्या करोगे, आप इसको रखो जब तक ये मैच्योर नहीं होता है, और उसके बाद ये जब रियलाइज्ड होगा तब आप मुझे वो पेमेंट कर दीजिएगा। मतलब मुझे डर है, हम घर पे नहीं रखना चाहते, कहीं खो वो जाएगा तो हम बैंक पे रख दिए। ये सेकंड ऑप्शन वाला का इसका मतलब ये होता है। थर्ड है, ही में गेट द बिल डिस्काउंटेड विद ए बैंक और अदर पर्सन। ये दोनों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों अलग चीज है। एक तो है मुझे मेरा पैसा जैसे बैंक में रख देते वैसे बिल को बैंक में रख दिया और बैंक वाले को बोल दिया आप मेरा बिल इस डेट पे कलेक्ट कर लेना। और ये जो है कि मुझे अगर 1 महीने के अंदर अगर मान लो मुझे पैसे का इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया कि हम वेट नहीं कर सकते हैं टिल 1 मंथ, अगर मेरा बिल मैच्योर होने में 1 मंथ लगेगा, 15 दिन बाद ही मुझे पैसे का बहुत ज्यादा नीड हो गया, तो हम क्या करें। अब जिसने साइन किया है उसने तो ये लिखा है ना कि हम 1 महीने बाद ही देंगे, अब उसके पास पैसा होता तो वो पहले ही दे देता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं कोई बैंक के थ्रू या फिर किसी अदर पर्सन को। डिस्काउंट का मतलब है उसको जाके बोल सकते हैं बैंक को, बैंक तुम ये बिल रख लो, ठीक है, और मुझे अभी पैसा दे। तो लाइक अगर बिल है 1000 रुपीज का, हम बैंक को जाके बोलते हैं कि बैंक ये बिल रख लीजिए, आपको इसका पेमेंट 1 महीने बाद मिल जाएगा। मैंने तो 15 दिन होल्ड किया, लेकिन हम इसके आगे होल्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा बहुत नीड है पेमेंट का। आप एक काम करो, आप ये बिल रख लो और मुझे पैसा दे दो। तो बैंक बोलेगा फिर हम अगर आपको 1000 ही दे देंगे तो मेरा क्या इसमें बेनिफिट है, मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है, हम आपको जो पहले ही पैसा दे रहे हैं तो मेरा क्या अर्निंग होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, बैंक बोलेगा हम देंगे लेकिन 1000 नहीं देंगे, हम 990 आपको दे देते हैं, आप अगर एग्री हो तो देखो, दैट इज डिस्काउंट। तो बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट कर लिया, कितने से, 10 रुपीज से। ये मिडिल में बैंक का अर्निंग हो गया। सेम चीज हम लोग किसी अदर पर्सन से भी कर सकते हैं कि 1000 रुपीज का बिल है, आप रख लो, आपको 15 दिन बाद पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 15 दिन होल्ड किया है, आप और 15 दिन होल्ड करो, आपको 1000 मिल जाएगा, मुझे अभी कुछ पेमेंट दे दो। तो फिर वो पर्सन भी बोल सकता है हम आपको सिर्फ क्यों हेल्प करें, क्योंकि आजकल कोई किसी को ऐसे हेल्प नहीं करना चाहता है, मुझे 10 रुपीज दे दो एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब जब बिल मैच्योर होगा तो बैंक को या फिर उस पर्सन को 1000 मिलेगा, लेकिन बीच में इसका लॉस हो गया 10 रुपए का, क्योंकि इसको पैसे का नीड था। ठीक है, ये थर्ड केस हो गया। एंड फोर्थ केस जो है, ही में एंडोर्स द बिल टू ए क्रेडिटर। क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकता है, मतलब मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, और ये है मिस्टर बी। ठीक है, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, यानी ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा था। ठीक है, तो ए के पास है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने का है, 1000 रुपीज का। इसका मतलब ए को सपोज 1 मंथ बाद बी से 1000 रुपीज मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टर्म के हिसाब से, और ए ने क्या किया है, सी से खरीदा है 1000 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इन दोनों के केस में ये है क्रेडिटर, बी के नजरिए से देखो तो ये है क्रेडिटर, और ए के नजरिए से बी को देखो तो ये है डेटर। ए का कस्टमर बी है, बी का क्रेडिटर ए है, इसीलिए बी 1 मंथ बाद 1000 रुपीज देगा। ठीक है, अब ए और सी में अगर रिलेशन देखो तो सी ए के नजर से कौन है, क्रेडिटर। ठीक है, और ए जो है सी के नजर से अगर देखो तो डेटर है। ठीक है, सी को ए से 1000 रुपीज मिलेगा। अब ये एंडोर्समेंट का क्या मतलब सिस्टम है, देखो एंडोर्समेंट का सिस्टम ये है कि बी क्या कर सकता है,
ए बी को बोलेगा कि मुझे मत दो 1000 रुपीज, जब 1 महीना बाद टाइम आएगा तो आप ये सी को दे दो, ठीक है, आप ये पेमेंट सी को दे दो। इससे क्या हुआ, क्रेडिटर को हम लोग कैंसिल कर दिए, मतलब ए को देना था सी को 1000 और बी को ए को 1000 रुपया देना था। तो एक्चुअली हुआ क्या, बी से ए नहीं लिया, बी को डायरेक्टली बोल रहा है कि आप दे दो सी को, ठीक है। और ये सारे चीजों का हमें एंट्री सीखना है। तो मैंने तो इसको एक बार शॉर्टकट में बताया, अब इसको डिटेल्स में एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा कंडीशन अराइज होता है। तो पहले पॉइंट 1 को हम लोग डील करते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। On 1st of Jan, A sold goods worth ₹10,000 to B and drew a bill on B at 3 months for the amount. B accepted the bill and returned it to A. The bill is duly honored. मैम ड्रॉ अ बिल ऑन के बाद क्या है? On कहाँ पर बोला था? On 1 month, A sold goods worth 10,000 to B and drew a bill on B. On B, ये B लिखा है मैंने, on B at 3 months for the amount. B accepted the bill and returned it to A. Return it to A. The bill is duly honored. At maturity. Pass जर्नल एंट्री, मैंने ये G/E लिखा है, सॉरी J/E लिखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A and B if, ये क्वेश्चन 1 दे देते हैं, हाँ, if A retained the bill, if A retained the bill till due डेट। तो देखो फर्स्ट वाला केस अराइज हो रहा है, देखो फर्स्ट वाला क्या है, ही मे रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ही मतलब कौन, जो होल्डर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑन 1/1 मतलब 1st Jan, ईयर नहीं दिया हुआ है। ए सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 टू बी एंड ड्रॉ ए बिल ऑन बी एट 3 months फॉर द अमाउंट। तो 10,000 लिया है, 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो 3 महीने के लिए बिल्स ड्रॉ कर दिया गया है। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। अभी मैंने तुम लोग को बताया ना कि एक्सेप्ट करना है यानी सिग्नेचर करना है अपना, फिर रिटर्न कर देना है, जो ड्रॉयर है यानी ए को रिटर्न कर दिया जाएगा। द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड एट मैच्योरिटी। इस लाइन का मतलब ये है कि 3 महीने बाद बी ने पेमेंट किया है। ऑनर्ड होने का मतलब है कि पेमेंट कर देना, मतलब तुमने जो बात कहा उस बात का तुमने वैल्यू रखा कि हाँ मैंने कहा है हम 3 months बाद देंगे, तो मैंने दिया भी है, दैट इज द ऑनर्ड, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इफ ए रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट, मतलब ए ने ये बिल को पूरा ड्यू डेट तक अपने पास ही रखा और उसके बाद पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया बी से, ठीक है। अब इसका हमें एंट्रीज पास करना है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर कॉलम कर लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। तो एक हम बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग भी बता सकते हो मुझे, ठीक है, अभी भी चाहो तो बता सकते हो अगर कोई बताना चाहता है। तो फर्स्ट एंट्री कौन सा होगा, फर्स्ट एंट्री डेट तो 1/1 होगा। अच्छा 1/1 को हुआ क्या है, सोल्ड हुआ है गुड्स। तो बताओ गुड्स सोल्ड का एंट्री ए अपने बुक्स में क्या करेगा और बी अपने बुक्स में क्या करेगा। ए ने बी को गुड्स बेचा है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, तो मुझे बताओ कि फर्स्ट एंट्री क्या होगा। बी अकाउंट डेबिट टू सेल। करेक्ट, बी अकाउंट डेबिट डेटर टू सेल।
ठीक है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ए के बुक्स में होगा, अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 10,000, ठीक है। फिलहाल हम नरेशन जो है उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग को नरेशन देना पड़ेगा। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब बताओ बी में क्या एंट्री होगा, जैसे ए ने सेल किया तो बी की तरफ से देखो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। करेक्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000। ये तो फर्स्ट ऑफ जैन का बात हो गया कि सेल और परचेज हुआ। अब देखो उसके बाद एंड ड्रू ए बिल, उसके बाद बिल्स ड्रॉ हुआ है तो उसका भी डेट फर्स्ट ऑफ जैन ही होगा, क्योंकि जिस दिन खरीदेगा या बेचेगा, चाहे जिस पार्टी की नजर से भी देखो, उसको पता चल जाएगा कि ये 3 महीने बाद पेमेंट देने वाला है, तो बोलेगा ठीक है आपके ऊपर बिल्स ड्रॉ कर देते हैं। तो बताओ बिल्स ड्रॉ का एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल टू बी। हाँ, बिल्स रिसीवेबल टू बी, करेक्ट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है। तो कितना हुआ 10,000 एंड 10,000। ये बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, जैसे हम लोग डेटर को डेबिट करते हैं ना, अब डेटर को हम लोग बिल्स में कन्वर्ट कर दिए। ये देखो डेटर को बिल्स में कन्वर्ट कर दिए, कैसे पता चला? ये देखो बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी आर टू सेल्स, बचा क्या, बी आर टू सेल्स, यानी डेटर हट गया बुक से। अभी क्या है, मैंने बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में सेल किया है, इसका मतलब ये हो गया। अब ये क्या एंट्री करेगा ये बताओ? ए टू बिल्स पेबल। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000। यहां पर भी अगर तुम लोग देखो तो ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, परचेस टू बिल्स पेबल, परचेस टू बिल्स पेबल, यानी मैंने परचेस किया है, बी सोच रहा है मैंने परचेस किया है और उसके अगेंस्ट में मेरे पास एक बिल्स पेबल आ गया है, यानी मेरा लाइबिलिटी ऑकर हो गया है। अब थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ्स ये बिल मैच्योर हो जाएगा और पेमेंट भी मिल जा रहा है, ऑनर्ड हुआ है, तो 3 मंथ्स बाद जब पेमेंट मिलेगा ए को, तो फर्स्ट मुझे बताओ डेट कौन सा होगा, फर्स्ट ऑफ जैन से लेके 3 मंथ्स काउंट करना है, बताओ डेट कौन सा होगा, मैच्योरिटी डेट? 4 मार्च। 4 मार्च क्यों होगा, अप्रैल होगा ना। देखो 4 जैन, हाँ, Jan 1 to Feb 1, ठीक है, Jan 1 to Feb 1 1 मंथ, Feb to March 2 मंथ्स, March to अप्रैल, ठीक है। और इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड हो जाएगा तो 4 अप्रैल होगा ना, इस तरह से काउंट करना है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने ये बताया था किस तरह से काउंट करना है, तो इस तरह से काउंट करना पड़ेगा 4 अप्रैल। अब बताओ पेमेंट मिलने का एंट्री क्या होगा, बताओगे कोई, बताओ पेमेंट मिलने का एंट्री क्या होगा, क्योंकि पेमेंट तो ए को मिलेगा ना। बैंक टू बिल रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स बी आर लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, तुम लोग पूरा लिखना लेकिन एग्जाम में, बिल्स रिसीवेबल, ये शॉर्टकट मत यूज कर लेना। अच्छा, तो ये देखो बी टू बी कैंसिल हो गया, बचा था बी आर टू सेल्स। अब देखो बी आर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बैंक टू सेल्स, मतलब वही कैश सेल वाला बात हो गया। अब बैंक लिखो या कैश लिखो, ठीक है, तो वही चीज घूम फिर के आ गया, लेकिन 3 स्टेप में आया। और यहां पर क्या हो जाएगा, ए को पेमेंट मिल गया, सिमिलरली बी जो है, बिल्स पेबल टू बैंक। हाँ, इसका बीपी जो है वो रिलीज हो जाएगा, बिल्स पेबल टू बैंक 10,000, पेमेंट कर दिया, ठीक है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने कर लिया कि फर्स्ट पॉइंट में अगर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा तो ये कंडीशन अराइज कर सकता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अगर कोई अपना बिल जो है वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दे कि आप ये बिल इतने दिन बाद ले लीजिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से था 3 मंथ्स, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। तो इसका एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो यहां पर लिखो टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। ये देखो अभी ये क्वेश्चन 1 में जो है ना
वही वाला, वही सेम इंफॉर्मेशन लेना है। तो मैंने लिखा है टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 1, पास जर्नल एंट्रीज in the books of A and B, in the books of A and B, if A sent the bill to the bank for collection and bank charged 1% कमीशन। समझाते हैं ये कमीशन का बात कहाँ से आ गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम ये बिल घर पे नहीं रखना चाहते, ठीक है। ये जो ए और बी के अंदर ट्रांजैक्शन, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सेम रखा है लेकिन इसका पॉइंट चेंज कर दिया, दैट इज सेकंड पॉइंट, कि जब हम लोग बिल को अपने पास नहीं रखते हैं और बैंक को भेज देते हैं और बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस दिन इस बिल को कलेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये देखो लिखा हुआ है सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, इसको बोला जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो हमें जर्नल एंट्री पास करना इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। अब बैंक किसी का होके क्यों काम करेगा, क्योंकि बैंक तो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि किसी के लिए ऐसी चैरिटी करते रहेगा, बैंक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बैंक का इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे तुम लोग कभी अगर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह किए हो, अभी तो आजकल सारा इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन पे लेता है, लेकिन पहले सीए इंस्टीट्यूट भी डिमांड ड्राफ्ट, मतलब डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना पड़ता था, तो डीडी बोलते हैं उसे। तो एक फॉर्म मिलता है, उसमें लिखना पड़ता है आपके पास 1000 रुपीज का कितना सारा नोट है, या फिर अगर कुछ कॉइन वगैरह दे रहे हो तो क्या है, उसका टोटल करते हो। जैसे आपका मान लो हुआ 10,000, अब बैंक के थ्रू से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो बैंक बोलेगा इस पे आप 1% मुझे चार्जेस दो, क्योंकि आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आपका पेमेंट करने के लिए, तो जितना मतलब उसका कमीशन रहेगा वो वहां पर चार्ज कर लिया जाता है। उसी तरह से बैंक बोलेगा कि हम आपका बिल सेफ रख रहे हैं मेरे पास, तो आप मुझे कमीशन देना 1%। आप अपना बिल का जो पेमेंट है वो ले लो, मुझसे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे कमीशन दे देना 1%, जो आपका बिल का वैल्यूएशन होगा उस हिसाब से मुझे 1% कमीशन दे देना। तो एंट्रीज क्या होगा, तो यहां पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। क्योंकि क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सेम रखा है मैंने, तो फर्स्ट जो डेट है वो 1/1 आएगा और ये सेल परचेस का आएगा, तो ये वाला फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट दो एंट्री सेम होगा, ठीक है। तो तुम लोग भी लिखो B2 सेल्स, फर्स्ट दो एंट्री सेम होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज टू ए, फिर बिल्स ड्रॉ का एंट्री हो जाएगा सेम डेट पे, बिल्स रिसीवेबल BR लिख रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, सेम एंट्री, जिस रीजन से वहां पर हुआ था उसी रीजन से यहां पर भी हो रहा है, और ये बिल्स एक्सेप्ट करेंगे तो इनका लाइबिलिटी बढ़ता है, तो 2BP बिल्स पेबल 10,000, ठीक है, ये लाइबिलिटी हो गया, और यहाँ पर ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब यहाँ पर पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा कि मिस्टर ए जो है वो अपना बिल को भेज दे रहे हैं बैंक में कलेक्शन के लिए। अब कौन से डेट में भेज रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है, तो जब अगर कोई चाहता ही नहीं है कि वो अपना बिल को घर पे रखे, तो ये अज्यूम्ड है कि वो तुरंत उसी दिन उस बिल को ले जाके बैंक में भेज देगा, बैंक के पास भेज देगा। डेट नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 तारीख ही इस बिल को भेज दिया गया है। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो ए क्या एंट्री करेगा, ए अगर अपना बिल्स रिसीवेबल बैंक में भेज रहा है तो बताओ क्या एंट्री हो सकता है। ये सोचो कि बिल्स रिसीवेबल ए के पास रहेगा ना, ए के पास से चला जाएगा, अगर बैंक में हम लोग भेजेंगे तो ए के पास रहेगा या ए के पास से चला जाएगा, पहले मुझे इसका आंसर दो। चले जाबे, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट है, अगर चला जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, হ্যাঁ ওটা ব্যাংক নয়, ওটা বিল बैंक সেন্ট अकाउंट, ফর, ওটা বিল সেন্ট ফর কালেকশন করতে হবে। ব্যাংক লিখলে ভুল হয়ে যাবে, একটু ব্যাংক ডেবিট করা যাবে না এখানে, না এটা এটা এখানে ডিসকাউন্ট করছে তো,
না ডিসকাউন্ট না, এটা কমিশন, এটা ডিসকাউন্ট আলাদা। ডিসকাউন্ট তখন হবে যদি আমি আচ্ছা, বিল সেন্ড ফর কালেকশন। আমি যদি টাইমের আগে এটাকে এ করে নিতে চাই, मैच्योर कराते চাই, তখন डिस्काउंट হবে। अच्छा, यहाँ पर देखो बिल्स रिसीवेबल मेरे पास से चला जाएगा, इसका मतलब है मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा क्योंकि हम बैंक के पास मेरा बिल्स रिसीवेबल भेज रहे हैं। तो लॉजिकली बिल्स रिसीवेबल अगर डेबिट आइटम है तो उसे पर अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मिटाना है, हटाना है, रिमूव करना है, तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। तो मैंने टू बिल्स रिसीवेबल कर दिया। मैंने तो अपने बुक से बिल्स रिसीवेबल को हटा दिया, बट मेरा बिल्स रिसीवेबल है किसके पास? मैंने वो बैंक के पास भेजा है और बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है आप कलेक्ट करो। तो यहाँ पर जो डेबिट आइटम होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ऐसे लिखा जाएगा। 10,000 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इससे बी को कोई फर्क पड़ेगा? मतलब बी का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, ए को अपने पास रखना नो नहीं मैम। है? नहीं, इससे बी का कोई लेना देना नहीं है, बी को तो अपना पेमेंट करना है, ठीक है। तो और वो मैच्योर भी हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि ये देखो ऑनर्ड हुआ है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 1 को ही यहाँ पर ले रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी को इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज बी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। बी अपना पेमेंट करेगा, वही 4 अप्रैल को पेमेंट करेगा। तो बी तो अपना पेमेंट करेगा, बी का एंट्री तो तुम लोग जो पहले किए थे वही कर सकते हो, दैट इज टू बैंक, पैसा चला जाएगा 10,000। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा बिल्स पेबल डेबिट, लाइबिलिटी रिड्यूस बाय 10,000, या फिर फुल्ली कैंसिल भी बोल सकते हो 10,000 से। लेकिन ए क्या एंट्री करेगा? ए को भी तो पेमेंट मिलेगा, बी अगर पेमेंट कर रहा है तो ए को मिलेगा, लेकिन बता सकते हो ए क्या एंट्री करेगा? तो ए के पास तो पैसा आएगा, बताओ, जैसे यहां पर किए थे बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल था इसीलिए बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल किए थे। अभी भी ए को पैसा मिलेगा, लेकिन ए के पास तो बिल्स रिसीवेबल नहीं है, ए के पास है क्या? सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो ये वाला कैंसिल कर देगा, टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ये चीज चला जाएगा इसके बुक्स ऑफ अकाउंट से कि मैंने बैंक को 10,000 कलेक्ट करने के लिए दिए थे, 10,000 अब मेरा कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक क्या है ना, मिडिल में थोड़ा कमीशन ले लेगा, ठीक है। तो बताओ बी को सॉरी ए को क्या पूरा पैसा मिलेगा या थोड़ा बहुत कम मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। कितना कहाँ है कम पावे, कतटा कितना? 1% कम। 1%। 100। 100 करेक्ट। कितना कम होता है? बिल के अमाउंट के ऊपर होता है, ये कमीशन बिल अमाउंट के ऊपर होता है। जैसे मैंने अभी बोला ना, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, अगर कभी भी फ्यूचर में, अब देखो ऑनलाइन का जमाना आ गया और अब कोविड सिचुएशन में तो ये सब जितना कम करो उतना अच्छा है, जाके फिजिकली, लेकिन कभी भी अगर डिमांड ड्राफ्ट करने का मौका मिले तो देखना वहां पर अमाउंट के ऊपर कमीशन लेता है वो लोग, कि अगर आपका इतना का डिमांड ड्राफ्ट है तो इतना मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ 1% दिया हुआ है। तो ये ए के लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा, और इसको क्या नाम दिया जाएगा? बैंक चार्ज, ठीक है, बैंक चार्ज, अकाउंट डेबिट, लॉस है। अब 10,000 का 1% दैट इज 100, तो 100 अगर बैंक के पास चला जाएगा तो ए के पास कितना आएगा? माइनस करके बता दो। 10,000 का अगर 100 बैंक को देना पड़ेगा, 9,900। 1000। 9,900 करेक्ट, 9,900 ये रिसीव होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये वाला, इफ ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट करेंगे। देखो थर्ड पॉइंट में है, ही मे गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक और अदर पर्सन। जो केस ये है इसमें कि अगर मुझे मैच्योरिटी डेट के पहले ही पैसा चाहिए तो हम बैंक को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप ये बिल रख लो और मुझे इसके बदले पैसा दे दो। और इस केस में बैंक जो चार्जेस काटेगी ना, उसको चार्ज नहीं बोल के उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट, क्योंकि ये पहले से ही मतलब बताया गया है कि डिस्काउंटेड करवाने के लिए ये पर्सन बैंक में गया है या फिर किसी और अदर पर्सन के पास गया है। तो मिस्टर ए जैसा हमारा एग्जाम्पल है, वो बैंक के पास गए हैं बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए, बिल को रखने के लिए नहीं। रखने के लिए एक चार्ज लगता है दैट इज कमीशन, लेकिन डिस्काउंट करवाने का मतलब है जो पैसा मिलेगा उससे कम पैसा लेके घर आ जाएंगे, और उसके बाद बैंक को पेमेंट जो करेगा बी, वो बैंक के पास चला जाएगा, ठीक है। जब पेमेंट होगा तो वो बैंक के पास पूरा पूरी चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से अभी और भी अच्छे से देख लेते हैं। देखो
Question number 3. On 1st of Jan, A sold goods to B for 10,000 and drew a bill for 3 months. B accepted and returned to A. Who discount the bill with a bank on 4th Feb at 15% per annum. The bill is duly matured या फिर ऑनर्ड. मतलब बी के तरफ से कोई गलती नहीं है, बी ने अपना पैसा दे दिया है, दैट इज मैच्योरिटी होता है. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी के बुक्स में एंट्री करना. देखो क्वेश्चन वही है, मैंने पॉइंट सिर्फ चेंज किया है. ए ने सेल किया था 10,000 का, ठीक है, और बिल्स भी ड्रॉ किया था 3 मंथ्स का. ये क्वेश्चन मैंने एकदम एज इट इज रखा है. बी एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू ए हु डिस्काउंट द बिल विथ ए बैंक ऑन 4th Feb. बी ने एक्सेप्ट किया बिल को और रिटर्न कर दिया ए को, लेकिन ए ने वो बिल अपने पास नहीं रखा, उसको शायद पैसे का जरूरत था, वो बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक में ले जाके 4th Feb को, ठीक है, और 4th Feb को लेके गया एट 15% पर एनम. 15% पर एनम बेसिस पे डिस्काउंट होगा, बैंक ने ये बता दिया. हम डिस्काउंट तो कर देंगे, लेकिन अगर आपका बिल जितने का है, मेरा डिस्काउंट इस पे 15% लग जाएगा, ठीक है. लेकिन डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो डिपेंड करता है कि कितना दिन हम लोग मैच्योर, मतलब कैसे बोले, देखो जैसे एक एक को बिल ड्रॉ हुआ है, ये है बिल ड्रॉन और मैच्योरिटी डेट है 4th of April. अभी तक सेम क्वेश्चन है ना, 4th of April मैच्योरिटी डेट है. और ए बिल को लेके गया है बैंक के पास, उसका डेट है 4th of Feb को, ठीक है, 4th of Feb को लेके गया है. तो मुझे बताओ यहां से यहां तक बिल किसके पास था और यहां से यहां तक बिल किसके पास है, ये बता सकते हो. 1st Jan से 4th Feb तक बिल किसके पास था? ए के पास. ए के पास. और यहां से यहां तक बिल किसके पास रहेगा? बैंक के पास. बैंक के पास, ठीक है. यहां से यहां ए के पास था, तो ए ने कितना दिन बिल होल्ड किया, मुझे बताओ टाइम पीरियड. 1 month. 1 मंथ हो रहा है क्या? 1st of Jan से डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर 1 मंथ तो नहीं होगा. डेज कैलकुलेट करो, 31 - 1, क्योंकि जैन जो है वो 31 का होता है, तो 30 डेज. 34. हाँ 34 डेज ए के पास था. अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कितना दिन बी के पास हो रहा है, तो इसका अगर देखे तो ये 29 डेज होगा फेब का. अच्छा 29 से माइनस भी तो करना पड़ेगा, 4 दिन. 29 नहीं, सॉरी 28 ही लेते, इन जनरल वाला जो होता है वही लेते. 29 होगा कि नहीं वो तो लीप ईयर पे डिपेंड करता है ना. फेब, मार्च, अप्रैल, तो ये कितना हो जाएगा? 59 डेज. यहाँ पर 59 डेज हो रहा है. अच्छा, अब देखते हैं डेज हिसाब से करने से आता है कि नहीं हमारा. तो एक्चुअली कितने दिन का डिस्काउंट हो जाएगा पता है? जितने दिन ए होल्ड नहीं कर सका, ठीक है, उतने दिन, या फिर उसको मंथ में भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. ये मंथ भी हो जाएगा. देखो इधर वाला ही तो मुझे चाहिए, ये 59 ना करके 4th Feb से 4th April कितना दिन होता है? 2 मंथ्स होता है. 4 से 4 ना, ये देखो 4th Feb से 4th March 1 मंथ, 4th March से 4th April 2 मंथ्स. तो ए जो है वो 2 मंथ्स होल्ड नहीं कर पाएगा, उसने यहां पर आके सरेंडर कर दिया. तो ये जो डिस्काउंट लगता है, जितना दिन होल्ड नहीं कर पा रहे उसके ऊपर लगता है. तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कितना डिस्काउंट जो है वो बैंक को देना पड़ेगा? बिल के ऊपर काउंट होगा, बिल जितने का होगा उस पे रेट लगाएंगे. जैसे बिल यहाँ पर 10,000 का है, 15% का मेरा पर एनम, मतलब पूरे साल का होगा. तो 10,000 पे 15% करोगे तो ये पूरे साल का होगा. लेकिन क्या मैंने एक साल बिल, हाँ हाँ 250, 250,
250। ये 15% करेंगे तो पूरे एक साल का होगा। लेकिन एक चीज सोचो, मैंने क्या एक साल बिल होल्ड नहीं किया, मतलब मिस्टर ए क्या एक साल बिल नहीं होल्ड कर पाए? नहीं, वो सिर्फ 2 मंथ्स होल्ड नहीं कर पाए। तो ये पूरे साल का है, तो डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 1 मंथ का आ जाएगा। इंटू 2 करोगे तो 2 मंथ्स का आ जाएगा। अब देखो 10,000 इंटू 15%, ये तो हो जाएगा टोटल बिल डिस्काउंट जो कि पूरे एक साल का है। डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो पर मंथ का आ जाएगा, और मैंने 2 मंथ का यहाँ पर होल्डिंग नहीं कर पाए। ठीक है, ए जो है 2 मंथ्स का होल्डिंग नहीं कर पाया, तो 250 जो है उससे बैंक डिस्काउंट काटेगा। तो डिस्काउंट जैसे देखो, ये कमीशन कैलकुलेट करना बहुत आसान था। ये किस पे होता है? ये बिल्स अमाउंट पे होता है। ये बिल्स का जो अमाउंट होगा उस पे होता है कमीशन, जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन है। लेकिन जो डिस्काउंट है वो किस पे होगा? वो अमाउंट हो जाएगा इस तरह से, बिल्स अमाउंट इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू, डिवाइडेड बाय तो 12 होगा, इनटू टाइम पीरियड ऑफ नॉट होल्डिंग द बिल को जितना दिन होल्ड करना था उसमें वो वाला टाइम जब वो बिल को होल्ड नहीं कर पाए, दैट इज 2 मंथ्स। अगर हम लोग 59 से करते ना तो शायद थोड़ा सा आंसर वेरी कर जाता। तो 10,000 इंटू 15% करते तो फिर डिवाइडेड बाई 365 करना पड़ता अगर डेज हिसाब से करते, इंटू 59, थोड़ा सा शायद वेरी करेगा, 242 आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो 59 हो रहा है ना, जबकि 12 मंथ्स मतलब यहाँ पर, और 2 मंथ्स मतलब पूरा 60 डेज होता है, तो थोड़ा वेरी कर जाएगा। अगर डेज लोगे तो थोड़ा वेरी कर जाएगा, लेकिन अगर हम लोग मंथ कैलकुलेट कर पा रहे हैं इजीली तो फिर हम लोग मंथ को ही कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा था ना, मंथ नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ डेज दिखा, जबकि ये तो मुझे चाहिए नहीं, ये होल्डिंग पीरियड है। अनहोल्ड पीरियड का मुझे देखना है, अनहोल्ड पीरियड जितना होगा उस पर मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। अच्छा, अब चलो इसको देख लेते क्या होगा। एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। तो फर्स्ट एंट्री तो वैसे ही होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, $10,000। बी अपना एंट्री करेगा परचेज टू ए, अच्छा उसके बाद बिल्स ड्रॉ होगा, तो बिल्स रिसीवेबल टू बी। ये तो सेम एंट्री हो रहा है जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। और यहां पर हो जाएगा ए टू बी पी 10,000। अब 4 फेब को नेक्स्ट एंट्री होगा, क्योंकि ए 4 फेब को गया है बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करवाने। तो डिस्काउंट करवाने का मतलब है उसको पैसा चाहिए, तो बैंक उसे पैसा दे देगा लेकिन डिस्काउंट काट के देगा। तो फिर ए का क्या कंडीशन होगा? ए को अभी ही पैसा मिल जाएगा, तो ए एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे पेमेंट मिल गया लेकिन मुझे डिस्काउंट करना पड़ा बैंक के साथ। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या चला गया? मेरे पास क्या था? मेरे पास तो बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पर अमाउंट कितना आया? 250। कैसे निकाला? ये देखो, जितना बिल अमाउंट था इनटू रेट जो क्वेश्चन में गिवन रहना चाहिए, ये पूरे साल का है तो डिवाइडेड बाय 12, तो एक एक मंथ का, 2 मंथ्स होल्ड नहीं कर पा रहे तो 250 हो गया। 10,000 का बिल था जिसमें बैंक ने डिस्काउंट करने के लिए 250 अपने पास रख लिया, तो फिर एक कितना पेमेंट लेके आया होगा? 9,750, ये पेमेंट लेके घर आ गया। तो बताओ क्या इससे बी को कोई लेना देना है? नो मैम। नहीं। ठीक है, अब जब मैच्योरिटी डेट आया 4th ऑफ अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट ए का और कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ए ने तो पेमेंट लेके ए तो चला गया घर। ठीक है, तो फिर ए का यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन बी तो अपना पेमेंट कर रहा है तो बी एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कि बी बोलेगा कि मैंने अपना पेमेंट कर दिया, कितना, बी तो अपना 10,000 ही देगा, वो थोड़ी ना 9750 देगा। अब ये पेमेंट किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा, इसीलिए ए के बुक्स में और कोई एंट्री नहीं होगा, ए अब कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। बाई चांस अगर बी ऑनर्ड नहीं होता है, जो कि डिसऑनर ऑफ बिल का कंसेप्ट है, बाई चांस अगर बी फेलियर हो जाता है पेमेंट करने के लिए, तब बैंक जो है वो ए को बताएगा, ए को नोटिस करेगा, नोटिंग देगा, ठीक है, ए को बताएगा कि आपका जो पार्टी है, आपका जो डेटर है, वो मुझे पेमेंट नहीं दिया, अब आप मुझे दो पेमेंट, मुझे नहीं पता कुछ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, बैंक फिर ए को बोलेगा कि मुझे बी पैसा नहीं दिया, देखो आज तो 4 अप्रैल है और उसने पैसा नहीं दिया, ए आप मुझे पैसा दे दो, फिर ए को 10,000 बैंक को देना पड़ेगा, और ए फिर बी को बोलेगा ये क्या हुआ, अब आप बताओ मुझे कब पेमेंट दोगे, फिर ये अपने अंदर क्या है कि जो अपना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहेंगे, वो हम लोग डिसऑनर के केस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों एंट्री नहीं हुआ वो हम बताने का कोशिश करें, यहाँ पर एंट्री इसलिए नहीं होगा बिकॉज कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के साथ बी का होगा, और मैंने तो बैंक का जर्नल एंट्री किया नहीं है यहाँ पर, तो फिर बी के बुक्स में मैंने एंट्री कर दिया बी टू बैंक, और ए के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब हम लोग फोर्थ वाला पढ़ेंगे, दैट इज एंडोर्समेंट। अगर हम लोग किसी क्रेडिटर को कोई बिल एंडोर्स कर देते हैं तो क्या एंट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, तो इसमें भी एक क्वेश्चन लिखो। On 1/1 A sold to B goods for rupees 10,000 and drew a bill for 3 months. B accept the bill and returned to A. Returned to A. Who endorse the bill 1 month after the acceptance. In favor of a creditor, creditor C, ठीक है। In settlement of debt for rupees 10,200, bill is duly honored at maturity. Pass journal entry, वही in the books of A and B, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखो एंडोर्समेंट का बात है, यहाँ पर क्या बोला है, वह सेम चीज है 1/1/2011 को ए ने सेल किया है बी को गुड्स फॉर 10,000 और बिल्स ड्रॉ किया है 3 मंथ्स के लिए, बी ने वो एक्सेप्ट भी किया, रिटर्न भी कर दिया ए को, जो कि प्रोसेस है। लेकिन ए ने क्या किया, ए हु एंडोर्स मतलब किसी को दे देना बिल 1 मंथ आफ्टर द एक्सेप्टेंस, मतलब 1 महीना बाद दिया, यानी 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, 1 फेब को ये बिल सी को दे दिया, सी जो कि उसका क्रेडिटर था, और उसने अपना 10,200 का जो डेप्ट है उसको सेटल कर लिया। तो 10,000 के बिहाफ में 10,200 का बिल सेटल कर लिया, इसका मतलब बता सकते हो मुझे क्या है। कोई बताएगा मुझे। 10,000 के जगह 10,200 का सेटल कर लिया, ये तुम लोग जब एकदम 11 में स्टार्टिंग में एंट्री सीखते हो तो तुम लोग ये वाला लैंग्वेज यूज करते हो, अगर ये सेटलमेंट, ठीक है, इतना पेमेंट करके सेटल कर लिया तो इसको तुम लोग क्या बोलते हो, 10,000 दे दिए लेकिन 10,200 का बिल सेटल डाउन कर लिया, इसको क्या बोला जाता है, बोल सकते हो। Discount.
डिस्काउंट, करेक्ट। इसका मतलब जो मिस्टर सी है उन्होंने अपने डेटर ए को डिस्काउंट दे दिया, 10,200 के बदले 10,000 से मान गए, तो 200 का उनको डिस्काउंट, मतलब ए के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, सी के लिए डिस्काउंट अलाउड हो गया। बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, मतलब बी ने अपना काम कर दिया, बी ने पैसा दे दिया है, जर्नल एंट्री पास करना है। अब यहाँ पर हम लोग 3 बुक्स बनाएंगे, एक ए का, एक बी का और एक सी का। In the books of A, in the books of B, और in the books of C। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है 1/1 को, तो B2 सेल्स, ठीक है, 10,000। ये तो अब लिख के हैबिट हो गया होगा तुम लोग को, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा, बी का सेम डेट पे अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ डेट दे देते, चलो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा परचेज टू ए 10,000। क्या यहाँ पर सी के बुक्स में कोई एंट्री होगा? जब इन दोनों के अंदर सेल परचेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या उस डेट पे सी के बुक्स में कोई भी एंट्री होगा? बताओ, सी का अभी कोई एंट्री होगा? 1 तारीख को कोई एंट्री होगा सी के बुक्स में? नो मैम। नहीं होगा। हमें क्या पता कि ए और सी में कब परचेस सेल हुआ था, 10,200 का दिया तो नहीं है ना, अगर देने से एंट्री होता शायद, अभी दिया नहीं है तो यहाँ तो कुछ एंट्री होगा नहीं। अब बिल्स ड्रॉ होगा, तो बी आर टू बी 10,000। फिर 1 तारीख को ये बिल एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर 2 BP ए अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं होगा, इन दोनों में बिल्स ड्रॉ हो रहा है और बिल एक्सेप्ट हो रहा है, तो इससे सी का कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद देखो, फर्स्ट फेब को ए ने, फर्स्ट फेब क्यों कहा मैंने? 1 महीने बाद, तो 1 Jan के 1 मंथ आफ्टर सी को एंडोर्समेंट हो रहा है, तो 1 Jan का ठीक 1 मंथ बाद 1 फेब आता है। 1 फेब को ए ने अपना बिल सी को दे दिया, तो इसका क्या कंडीशन आएगा? ए ने अगर अपना बिल सी को दे देना है, तो फिर ए के पास बिल्स रिसीवेबल नहीं रहेगा। जैसे बैंक के पास दे देंगे तो बिल्स रिसीवेबल नहीं रहेगा, चाहे वो सेंट फॉर कलेक्शन हो, चाहे वो सेंट फॉर डिस्काउंट हो। सिमिलरली अगर क्रेडिटर को एंडोर्स कर रहे हैं तो यहाँ से बिल्स जो है वो चला जाएगा, ठीक है, बिल्स जो है चला जाएगा। अब मुझे ये बताओ, बिल्स तो चला गया, उसके बिहाफ में जो आउटपुट है वो क्या हुआ? मैंने अपना बिल्स जो है वो मतलब सी को दे दिया, ठीक है, इसके पास से बिल्स चला गया, तो ए का इसके अगेंस्ट में ए के पास क्या कंडीशन, क्या अराइज हुआ? ए को क्या बेनिफिट मिला, या फिर ए ने क्या सेटल डाउन किया? बिल्स दे के सी के साथ क्या सेटल डाउन किया, ये बताओ, बता सकते हो? ए ने क्या सेटल डाउन किया? जैसे देखो, यहाँ पर जब ए ने अपना बिल्स जो है बैंक को दे दिया, तो उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे 100 रुपए कम लेके पेमेंट ले लिया, और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जब ए अपना बिल बैंक को दिया तो वो डिस्काउंट करवा लिया, 250,9750 लेके घर आ गया। यहाँ पर जब ये अपना बिल किसी और को दे रहा है, दैट इज सी को दे रहा है, तो मुझे बताओ उसके बिहाफ में, मतलब या फिर उसका जो एक्शन है वो क्या हो रहा है? ये एक्शन लेने के, 10,200 का सेटलमेंट कर लिया। हाँ, अपना डेप्ट का सेटलमेंट कर लिया, तो इसके बुक से क्रेडिटर हट जाएगा। बताओ, क्रेडिटर हटेगा कि नहीं? मतलब जब ए और सी में ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ हुआ था ना, 10,200 का कुछ परचेज वगैरह का हुआ था, क्या परचेज किया वो तो नहीं पता, तो सी ए के बुक्स में क्रेडिटर था। मुझे बताओ, क्रेडिटर जब चला जाएगा मेरे बुक से, तो मेरा क्रेडिटर क्या होगा? क्रेडिटर एक क्रेडिट आइटम है, जब चला जाएगा तो वो क्या होना चाहिए? बताओ, डेबिट नहीं होगा? क्रेडिटर था ना, सी मेरा क्रेडिटर Yes, था, ma'am. डेबिट होगा, सी अकाउंट डेबिट। कितना का क्रेडिटर था? 10,200 का, कितना से मान गया? 10,000 से, तो डिस्काउंट रिसिप्ट कितना हुआ? डिस्काउंट रिसिप्ट 200। अच्छा, अब इससे क्या बी को कोई फर्क पड़ने वाला है? मुझे बताओ, क्या 1 फेब को क्या बी कोई ट्रांजैक्शन करेगा, या ट्रांजैक्शन ए और सी के अंदर हो रहा है?
क्या बी का कोई ट्रांजैक्शन होगा? सोचो, बताओ। नो मैम। नहीं होगा। सी का ट्रांजैक्शन होगा। सी क्या कर रहा है? सी बिल्स रिसीवेबल ले रहा है, ये बिल्स छोड़ दे रहा है अपना, इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ जा रहा है, दैट इज अ एसेट व्हाट कम्स इन डेबिट। तो बिल्स रिसीवेबल आ गया कितने का? 10,000 का। और उसकी जगह में इसके बुक से डेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसके बुक से डेटर कैंसिल हो जाएगा। तो डेटर डेबिट था, डेटर से जब पेमेंट मिलता है डेटर क्रेडिट होगा, बट यहाँ पेमेंट नहीं मिल रहा है, बिल्स मिल रहा है। कोई बात नहीं, पैसा मिलने से कैश टू डेटर, नहीं मिल रहा है तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। डेटर कितने का था? डेटर तो भाई 10,200 का था, लेकिन बिल्स 10,000, यानी सी ने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो यहां पर डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 200 का। ठीक है, ये हो गया ट्रांजैक्शन। यहाँ पर ये होता है एंडोर्समेंट का एंट्री। देखो कितने अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, अगर रीड कर, मतलब समझ के करेंगे तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये जर्नल बेस्ड चैप्टर है, तो जर्नल समझना बहुत जरूरी है। और ये तो ऐसे भी पिलर ऑफ अकाउंट्स है ही जर्नल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ फेब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब 4 अप्रैल जो कि मैच्योरिटी डेट है, 4 अप्रैल में ए कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ए के पास तो वो बिल्स है ही नहीं। लेकिन ऑब्वियसली बी तो अपना ट्रांजैक्शन करेगा। क्या करेगा? बी अपना पेमेंट रिलीज करेगा। तो बी बोलेगा टू बैंक, मैंने पेमेंट कर दिया। कितने का? मेरा 10,000 का बिल था, बी बोलेगा मैंने 10,000 दे दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल, मेरा बीपी जो है वो रिलीज हो गया। कितने का था? 10,000 का था। सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा मुझे पेमेंट मिल गया। अब सी क्या एंट्री करेगा? देखो, सी बोलेगा मुझे पेमेंट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000। 10,000 का बिल्स था ना, तो 10,000 ही मिलेगा। अब बता सकते हो क्रेडिट किसको करेगा? क्रेडिट किसको करेगा बता सकते हो? सी के पास क्या है जो कि चला गया? सी के पास बिल क्या था? रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, तो टू बिल्स रिसीवेबल होगा। बिल्स रिसीवेबल जो लिया था वो चला गया, बाकी तो सब ऐसे कैंसिल हो गया। सी ने ए को कभी डेबिट कर रखा था, यहाँ पर ए को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड तो अपना एक अलग केस है, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड होगा। और जब बिल्स ड्रॉ हुआ, जब बिल्स एक्सेप्ट हुआ, पहले क्या एंट्री क्या होगा? सी ने एंट्री क्या होगा? ऐसे देखो, सी ने किया था कभी ए टू सेल्स, ऑब्वियसली 10,200 से। ठीक है, अब 10,200 से ए टू सेल्स किया, तो उसके बाद जब बिल से एक्सेप्ट किया तो बिल्स रिसीवेबल टू ए, तो ए तो पहले कैंसिल हो गया, बचा क्या? बिल्स रिसीवेबल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, ये बचा। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये एंट्री हमें करने नहीं बोला है, हम सब समझाने के लिए बोल रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, अब जब पेमेंट मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल चला गया, तो बचा क्या? ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू सेल्स। देखो ये पूरा एंट्री वैसे ही हो गया जैसे हम लोग कैश सेल का करते हैं विद डिस्काउंट के साथ। अच्छा, ये क्या? 4th कंडीशन। अच्छा, अब हम लोग दो दो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो थोड़ा सा एंडोर्समेंट एक्स्ट्रा है उसके साथ, ताकि हम लोग एंडोर्समेंट को और भी अच्छे तरीके से समझ पाए। ये तो एक पार्टी से एंडोर्समेंट था, मोर देन वन पार्टी एंडोर्समेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए ओड B rupees 8,000. He gave a bill for the same on 1st of August, payable after 4 months at the Bank of India. Bank of India, Delhi. Immediately after receiving the bill, B endorsed it to C in payment of his debts. On 4th of September, C discounted
the bill at the rate of 12% per annum. The bill is made on due date. The bill is made on due date. Pass जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC. ठीक है, तीनों के बुक्स में करेंगे. एक बार क्वेश्चन देख लो क्या है. A ओड B 8,000. ठीक है, A ने क्या किया है, उधार लिया है. किससे? B से. कितना? 8,000. He gave a bill for the same on 1/8 payable after 4 months at the Bank of India दिल्ली. ठीक है, तो ही गेव ए बिल फॉर द सेम, और ए ने एक बिल भी एक्सेप्ट किया है. ठीक है, जिसको पेबल करना है 1 अगस्त को. ठीक है, 1 अगस्त को 1/8, और कहां पर करना है? बैंक ऑफ इंडिया. इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी एंडोर्स्ड इट टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट. बी ने क्या किया, वो बिल को सी को एंडोर्स कर दिया, क्योंकि सी के पास से उसने कुछ उधार लिया हुआ था. ठीक है, डेब्ट. On 4th of September, C discounted the bill at the rate of 12% per annum. The bill made on due date. Pass journal entry. तो क्या हुआ, उसके बाद C ने उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया. तो यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन है. फर्स्ट है A और B में कुछ उधार लेन देन हुआ था 8,000 का, और इन दोनों में बिल्स ड्रॉ हुआ था. फिर उसके बाद B जो कि ड्रॉयर है यहाँ पर, जिसने A को उधार दिया था, वो अपना बिल जो है वो C को एंडोर्स कर दिया, ताकि C से उसका जो लायबिलिटी था वो सेटल डाउन हो जाए. और C ने वो बिल एक्सेप्ट तो किया, लेकिन उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम से. और द बिल मेट ऑन ड्यू डेट का मतलब है जिसको पे. हेलो. हेलो. इसमें से आवाज आ रहा है? हेलो. हाँ भाई, आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है. मैम का आवाज नहीं आ रहा है. फिर मैम तो है. हाँ मैम है, आवाज नहीं मिल रहा है. म्यूट भी नहीं है. मैम चली गई. शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम इशू होगा. हम्म, कैसा है भाई रोटी. जी? हाँ, कैसा है तू? ठीक है भाई, तुम कैसे है? भाई तो चल जा रहा है भाई. उधर का खबर क्या है कोरोना का? अभी तक कंट्रोल में है, लॉकडाउन है पूरा. अच्छा बात. लॉकडाउन तुम्हारे नहीं है इधर? उसका. मेरे घर में इधर उसमें भी लॉकडाउन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन वायरस बहुत फैल जा रहा है. नहीं, इधर लॉकडाउन पूरा है और बढ़ा भी दिया. अरे बाप रे, इधर तो लॉकडाउन चालू भी नहीं किया. ना, यहाँ पे 25 तक हो गया लॉकडाउन. अरे बाप रे. लेकिन वैसे सेफ रहना होगा अभी. हाँ. और कुछ आज दिन का सुबह में बात है. क्लास किया? आज खुद आ क्लास गया मैं. किया? अच्छा, म्यूट हो गया. हेलो, आवाज आ रहा है सबको मेरा? है मैम. अरे यस मैं, मैम. अच्छा नेट चला गया था 2 सेकंड के लिए, पता नहीं क्यों. ठीक है. अच्छा, स्क्रीन शेयर है या फिर स्क्रीन शेयर चला गया? चला गया चला ना? गया. अच्छा, रुको, अब देखो. यस मैम है. ओके. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो बता रहे थे यहाँ पर 3 केस है. चलो हम लोग लिखने ही जा रहे थे कि हमारा नेटवर्क जो है चला गया, 2 सेकंड के लिए डिस्टर्ब कर दिया. अच्छा देखो, यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर लेकिन सेल परचेज नहीं है, सीधा बता दिया है उधार वाला केस है. तो मुझे बताओ, ए ओड बी का मतलब है बी ने उधार दिया है ए को, तो यहाँ पर कौन किस पे बिल ड्रॉ करेगा? मतलब लोन जैसा बात है. अगर तुम लोग चाहो तो लोन का एंट्री कर सकते हो. लोन का एंट्री क्या होता है? बैंक टू लोन होता है ना, उसी तरह से तुम लोग चाहो तो कर सकते हो. लेकिन हम लोग उसको ना करके सीधा बिल्स रिसीवेबल वाला भी एंट्री कर सकते हैं. अगर ए ने बी से उधार लिया है तो बिल्स कौन ड्रॉ करेगा, ये बताओ.
यहाँ पर 1 अगस्त से ट्रांजैक्शन है, कब उधार लिया उसका डेट नहीं दिया है, 1 अगस्त से ट्रांजैक्शन है। ये देखो, ही गेव ए बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त, तो 1 अगस्त में बिल ड्रॉ हुआ है। तो बताओ कौन किस पे बिल ड्रॉ करेगा? मैम ए बी पे। ए बी पे क्यों करेगा? ए ने तो उधार लिया हुआ है बी से। अगर मान लो हम तुमसे, हाँ तो बी ए पे करेगा ना। अगर हम तुमसे उधार ले रहे हैं तो पैसा लेके भागने वाले हम हो जाएंगे ना, तो फिर तुम मुझ पे बिल ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बिल्स ड्रॉ होगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, ये बिल्स ड्रॉ करेगा ए पे 8000 का, और ए जो है उसी बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो बी टू बी पी 8000। लेकिन अब इस केस में सी का कोई लेना देना नहीं, इन दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड केस क्या होगा, देखो कितने दिन का है, 4 मंथ्स का। तो 4 मंथ्स मतलब मुझे मैच्योरिटी डेट बताओगे कौन सा होगा? नहीं, उसके पहले एंडोर्समेंट होगा 4 सितंबर, उसके बाद 4 सितंबर को एंडोर्समेंट होगा। ये देखो, ए ओड बी 8000, ही गेव ए बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त। ए ने 1 अगस्त को उधार दिया था, उसके बाद बिल्स ड्रॉ करके दे दिया था, पेबल आफ्टर 4 मंथ्स। ये तो निकाल ही लेंगे, बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली इमीडिएटली, मतलब बैंक ऑफ इंडिया का जो है उसके हिसाब से इन लोगों ने बिल ड्रॉ किया था। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, जैसे ही बिल मिल गया, बी एंडोर्स्ड इट टू सी, बी ने सी को एंडोर्स कर दिया। जैसे ही बिल मिला, मतलब 1 अगस्त को बी ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया। बताओ एंडोर्समेंट का एंट्री क्या होगा? अभी सिखाए थे किस तरह से हमें सीखना है एंडोर्समेंट का। बताओ, एंडोर्समेंट करने से एक के पास से बिल चला जाएगा, दूसरे के पास आ जाएगा। बताओ किसके पास बिल्स आएगा? बी सी को एंडोर्स कर रहा है, बताओ किसके पास बिल्स आएगा? सी के पास। सी के पास, तो सी बोलेगा मेरे पास बिल्स आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा, बी बोलेगा मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल चला गया। ये बोलेगा मेरे पास 8000 का बिल आ गया, ये बोलेगा मेरे पास से 8000 का बिल्स चला गया। और डेबिट किसे करेगा? सी के साथ वो सेटलमेंट कर रहा है ना, सी उसका क्रेडिटर था, तो सी को डेबिट करेगा। कौन ले रहा है? सी। डेबिट द रिसीवर, वैसे भी सोच सकते हो। तो सी अकाउंट डेबिट, और सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया बी से, बी को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बी मेरा जो डेटा था उसको मैंने कैंसिल कर दिया। इससे ए का कोई लेना देना नहीं है। ये हुआ 1 अगस्त का बात, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, ऑन 4 सितंबर सी ने डिस्काउंट करवा लिया, इस बिल को सी ले जाके डिस्काउंट करवा लिया। कब? 4 सितंबर। तो सी के बुक्स में एंट्री होगा, जब कोई बिल डिस्काउंट करवाता है उससे बाकी किसी का लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ? ए के ऊपर बी ने बिल ड्रॉ किया, बी ने जैसे ही ए एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को, तुरंत ले जाके सी के साथ अपना डेब्ट को जो है सेटल कर लिया। और सी ने क्या किया? उसको पैसे का जरूरत था, वो बिल को डिस्काउंट करवा लिया। मुझे तुम लोग कैलकुलेशन करके बताओ, 12% रेट के हिसाब से डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा? मैंने सिखाया तुम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखो, बिल्स अमाउंट इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू टाइम पीरियड ऑफ नॉट होल्डिंग द बिल डिवाइडेड बाय 12। तो बताओ कितने दिन सी बिल को होल्ड नहीं किया? वो 4 सितंबर को गया बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए, बिल था 4 मंथ्स का, कितना दिन होल्ड करना पड़ता बताओ, और कितने दिन नहीं किया? करोगे तुम लोग कैलकुलेशन, बताओ क्या होगा? ये यहाँ पर दिखाते हैं, देखो 1 अगस्त को हुआ था, बैंक होल्ड किया। सी कितने दिन होल्ड नहीं किया वो कैलकुलेट करना है ना। 1 अगस्त से लेके पहले मुझे बताओ, 4 मंथ्स मतलब डेट बताओ, कितने तारीख को मैच्योर होना चाहिए? 1 अगस्त से लेके 4 मंथ्स, अगस्त टू सितंबर 1, सितंबर टू अक्टूबर 2 मंथ्स, अक्टूबर 4 12, 4th ऑफ दिसंबर, ये होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, सी कब चला गया इसे डिस्काउंट करवाने के लिए? 4th सितंबर। तो कितने कम दिन होल्ड? सितंबर में ही चला गया, तो सितंबर टू अक्टूबर 1 मंथ, अक्टूबर टू नवंबर फिर 1 मंथ, नवंबर टू दिसंबर 1 मंथ, मतलब कितने दिन होल्ड नहीं किया? 3 मंथ। 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का डिस्काउंट होगा। बताओ डिस्काउंट कितना होगा? अमाउंट बताओ कैसे कैलकुलेट करना है? बिल्स का अमाउंट कितना है? 8000 इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट 12% पर एनम डिवाइडेड बाय 12, एक एक महीने का आ जाएगा 240। हाँ, इसका आ गया 240। अब एंट्री कैसे होगा? सी को पैसा मिल जाएगा बैंक वालों से,
तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा और बैंक वाले को बिल दे देना पड़ेगा, तो 2 बिल्स रिसीवेबल 8000। 240 जो है वो नहीं मिलेगा, तो मिला कितना, मिला हमें 7760। ठीक है, माइनस करके देख लेंगे, यहां लिखना पड़ेगा डिस्काउंट। हो गया, तो सी ने अपना बिल्स जो है वो बैंक को दे दिया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, देखो यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं ए बी और सी। अब क्या होगा, बिल्स का मैच्योरिटी डेट आएगा जो है 4th ऑफ दिसंबर। 4th ऑफ दिसंबर में ए अपना जो है पेमेंट कर देगा, क्योंकि बिल्स जो है वो ड्यू डेट पे मेट किया है, मतलब उसने अपना पेमेंट कर दिया। ठीक है, जो कहा था उसने वो बात रख दिया। तो 4th ऑफ दिसंबर को क्या हो जाएगा, बीपी ए का रिलीज हो जाएगा टू बैंक। ठीक है, टू बैंक 8000। और यहां पर कुछ भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये पेमेंट कहां पर जाके डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में जाके डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि बिल्स ना तो बी के पास है ना तो सी के पास है, बिल्स तो बैंक वालों के पास है। ठीक है, और बैंक वालों को अगर पेमेंट मिल गया वो लोग और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सी को तो नहीं करेंगे, बिकॉज सी ने एक्चुअली अगर डिस्टर्ब करना भी होता तो वो सी को ही करते, क्योंकि सी ही गया था बैंक के पास। अगर ए फेलियर होता तो बैंक सी को डिस्टर्ब करता, बोलता कि आपका पार्टी जो है वो पैसा नहीं दिया, सी बी को डिस्टर्ब करता कि तुमने मुझे जो बिल दिया वो मैच्योर डेट पे मैच्योर हुआ नहीं, और बी फिर ए को इन्फॉर्म करता कि आपने क्यों पैसा नहीं दिया, दैट इज डिसऑनर का केस होता। ठीक है, अच्छा अब ऐसा और एक क्वेश्चन देखो जहां पर बहुत सारा ऐसा केसेस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए ड्रू a 3 months bill for 10,000 upon B. This bill was endorsed in favor of C, who endorsed in favor of D, who in turn endorsed in favor of A to discharge his own acceptance। जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, जितना पार्टी रहेगा सबके बुक्स में। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा ड्रॉ करना चाहिए हमें। देखो, ए ड्रू ए बिल फॉर 10,000 अपॉन बी, तो ये ए ये बी है। ठीक है, तो ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है, इसका मतलब ए के पास क्या है, ए के पास है बिल्स रिसीवेबल, बी के पास क्या है, बिल्स पेबल। देखो अच्छे तरीके से समझो, बहुत सारा घुमा घुमा के दिया है। ए ड्रू ए बिल, ये इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है उसमें इसके पास बिल्स रिसीवेबल है, इसके पास बिल्स पेबल है। द बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। अब कौन एंडोर्स कर सकता है, तुम लोग बताओ। मैंने तो बिल्स के बारे में इतना कुछ बताया, तुम लोग बताओ एंडोर्स कौन करेगा, जिसके पास बीआर है या जिसके पास बीपी है, किसके पास एंडोर्स करने का मतलब राइट रहेगा, यार जिसके पास बीआर है। तो ये इसका मतलब ए सी को एंडोर्स करेगा, ये मैंने सी को बना दिया। ठीक है, सी को एंडोर्स कर दिया, इसका मतलब इसके पास से बिल्स रिसीवेबल गायब, बिल्स रिसीवेबल इसके पास आ गया। ठीक है, समझो इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब सी हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, अब डी आ गया कोई बीच में, डी। ठीक है, अब डी को एंडोर्स कर दिया गया है, इन दोनों के अंदर फिर क्या कंडीशन होगा, इसके पास से बिल्स रिसीवेबल गया, बिल्स रिसीवेबल इसके पास आ गया, बिल्स रिसीवेबल घूम रहा है, पेबल नहीं घूम सकता है, रिसीवेबल घूम रहा है। ए से सी के पास गया, सी से डी। सी हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए। अब ये डी जो है ये फिर से ए को एंडोर्स कर दिया। अब इसको कैसे दिखाएं, इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, यहां से दिखा दिया मैंने। चलो, इसके पास से बिल्स रिसीवेबल गया, बिल्स रिसीवेबल यहां पर आ गया, घूम फिर के कंडीशन वही बन गया। देखो ऐसे लिखेंगे तो हमें क्लियर हो गया। इन फेवर ऑफ ए
टू डिस्चार्ज, यहां पर बोला है टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। इस लाइन का मतलब है डी ने ए से कोई बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्टेंस का मतलब है बिल्स कब आता था, इसका मतलब डी ने कोई ना कोई बिल्स एक्सेप्ट किया था ए के साथ, जो हमें इस लैंग्वेज से पता चल रहा है। उस बिल्स पेबल को इस बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में कैंसिल किया। बात को अच्छे तरीके से समझो, ये बिल्स रिसीवेबल जैसे ही एंडोर्स किया ना ए के साथ, डी अपना क्या सेटलमेंट किया, उसने अपना बिल्स पेबल को सेटल कर लिया, डिस्चार्ज करवा दिया। हमें जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ ए बी सी डी। तो देखो कैसे होगा, ए बी सी और डी। तो फर्स्ट ए जो है वो बिल्स ड्रॉ किया है, ठीक है। देखो यहाँ ड्रॉ देख के पता चल रहा है ए ने बिल्स ड्रॉ किया बी पे, तो ए क्या एंट्री करेगा, बी आर टू बी, 10,000 का अमाउंट था, और बी एक्सेप्ट करेगा। बी क्या एंट्री करेगा, बी एंट्री करेगा, सॉरी ए लिखना चाहिए, मैंने बी लिख दिया गलती से। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000। अच्छा, कोई डेट वगैरह इस क्वेश्चन में ना नहीं है। अच्छा, इसके बाद हुआ एंडोर्समेंट, ठीक है। एंडोर्समेंट अगर होगा, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम डैश दे देते हैं, इसीलिए मान लेते हैं कि ये जो डेट है तब उन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ए क्या कर रहा है, अपना बिल सी को दे रहा है। एक बार ड्रॉ देख लो, ए अपना बिल सी को दे रहा है, तो ए अगर अपना बिल सी को देगा तो ए के पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा और डेबिट किसे करेगा, सी को। तो ऐसे हो जाएगा सी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल। इससे बी का कोई लेना देना नहीं है। सी ए अपना बिल किसी को भी दे, बी अपना पेमेंट करेगा, चाहे वो सी को करे चाहे वो डी को करे। अब सी क्या बोलेगा, मेरे पास आ गया बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और मैंने ए को कैंसिल कर दिया। मेरे पास आ गया बिल्स रिसीवेबल, मैंने ए को कैंसिल कर दिया। इससे लेकिन डी का अभी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, सी अपना बिल डी को दे रहा है। सी अगर अपना बिल डी को देगा तो उससे ए को या फिर बी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सी के पास जो बिल्स आया, सी वो बिल्स को डी को दे देगा, तो डी को डेबिट करेगा। अब बिल्स क्यों दे रहा है, ऑब्वियसली अपना कुछ डेब्ट होगा, उसको रिलीज करवा रहा है, तो डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डी क्या बोलेगा, डी बोलेगा मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया टू सी, हम सी को कैंसिल करेंगे, बिल्स रिसीवेबल आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे आया, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर ऐसे भी सोच सकते हो, डेबिट द रिसीवर। तो एक बार देखो अभी तक क्या एंट्री हुआ है, ये मेन है, उसके बाद बता रहे क्या होगा। अभी एंट्री हुआ है ए के बुक्स में बी आर टू बी, और बी के बुक्स में हुआ है बी आर टू सॉरी ए टू बीपी। फिर एक सी के ए के बुक्स में क्या हुआ है, सी टू बिल्स रिसीवेबल, और सी के बुक्स में हुआ है बिल्स रिसीवेबल टू ए, और डी टू बी आर, और यहाँ पर हुआ है बी आर टू सी। अब लास्ट क्या हुआ, लास्ट केस में डी ने ये बिल फिर से किसको एंडोर्स कर दिया, ए को एंडोर्स कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ए के पास बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल आ गया, 10,000, और डी के पास से बिल्स चला जाएगा, तो डी क्या एंट्री करेगा, टू बिल्स रिसीवेबल। अब मुझे बता सकते हो डी किसको डेबिट करेगा, डी ये बिल्स रिसीवेबल सेटल किया है किसके अगेंस्ट में, क्या वो सी ए के अगेंस्ट में एक्सेप्ट मतलब सेटल किया है, या कोई बिल्स पेबल के अगेंस्ट में सेटल किया है जो ए ने उसके ऊपर ड्रॉ किया था। क्योंकि जैसे ही बिल्स ड्रॉ होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह से समझा रहे हैं तुम लोग को, जैसे ही बिल्स ड्रॉ होता है ना, ये देखो एकदम फर्स्ट वाला केस देखो, जैसे ही बिल्स ड्रॉ होता है ये देखो, वैसे ही क्रेडिटर जो है वो कट जाता है। देखो परचेस टू बीपी होता है जैसे ही बिल्स ड्रॉ होता है, यानी डी ने अगर ए से कोई बिल एक्सेप्ट किया हुआ था तो डी ने ये एंट्री किया होगा, जस्ट ऐसा कुछ, परचेस टू ए फिर ए टू बीपी, बिल्स एक्सेप्ट करने का मतलब, यानी ए उसके बुक से गायब हो गया होगा, परचेस टू बीपी है। अब डी क्या कर रहा है, इस बीपी को सेटल डाउन कर रहा है, ठीक है, इस बीपी को सेटल डाउन कर रहा है। तो मुझे बताओ डेबिट हमें किसे करना चाहिए, बिल्स तो चला जा रहा है ए के पास, डी से डेबिट किसे करना चाहिए, क्या लगता है तुम लोग को, बताओ, कुछ बताओ, गलत होगा तो कोई बात नहीं, आंसर बताओ, डी का क्या चला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, और उसमें सेटल डाउन क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ क्या सेटल डाउन हो रहा है। देखो ए का हम फिर से बताते, ए ने बिल्स ड्रॉ किया,
बी ने वो बिल्स को एक्सेप्ट किया, फिर ए ने अपना बिल सी को दे दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया, देखो ए ने अपना बिल सी को दे दिया, अब ए के पास बिल्स नहीं है, ठीक है, सी ने अपना बिल्स जो है वो डी को दे दिया, ये देखो यहाँ पर सी ने अपना बिल्स डी को दे दिया, ये रहा सी अपना बिल्स डी को दे दिया और डी ने अपना बिल्स ए को दे दिया, इसीलिए मैंने डी के यहाँ से बिल्स रिसीवेबल को गायब कर दिया, क्रेडिट कर दिया और ए को बिल्स रिसीवेबल दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि डी ने ये बिल्स रिसीवेबल जो रिलीज किया उसके बदले अपना क्या सेट ऑफ किया है, देखो ना लैंग्वेज बता दिया, एक्सेप्टेंस, मैंने अभी तुम लोग को समझा ना एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, बताओ एक्सेप्टेंस का मतलब अभी तो बताया था इस क्वेश्चन को जब हम समझा रहे थे, बताओ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, बिल्स पेबल, मतलब जो पेबल, तो ये बिल्स पेबल अपना खत्म कर रहा है, तो बिल्स पेबल चला जाएगा तो डेबिट हो जाएगा 10,000 और इसका जो एडजस्टमेंट होगा ए के केस में, ए के पास बिल्स रिसीवेबल आ रहा है कितने का 10,000, इसको हम लोग बोलेंगे न्यू, नया क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल शायद ए का ही है लेकिन जब घूम के किसी और पार्टी से आ रहा है तो वो उसी का पेमेंट माना जाएगा, ठीक है, जैसे मेरे पास 10 रुपए वाला नोट घूम फिर के तुम लोग के पास आ सकता है लेकिन जो होल्डर है, यही तो केस होता है ना, जो होल्डर है उसी का वो नोट होता है, इसीलिए तो पैसा भी इस तरह से होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मेरे पास 10 रुपया है तब तक मेरा है, अगर यही 10 रुपए का नोट घूम फिर के तुम लोग के पास जाएगा तो ओनर तुम लोग हो जाओगे, तो अभी डी इस बिल्स का ओनर था, ठीक है, तो डी अपना जो लाइबिलिटी है वो ए से कैसे सेटल डाउन कर रहा है, बिल्स रिसीवेबल देके, तो ए के पास जो बिल्स रिसीवेबल आ रहा है वो भले ही उसका ड्रॉ किया हुआ हो लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे नया वाला बिल्स आ रहा है, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 और इसके जगह कौन सा बिल को वो कैंसिल कर रहा है, जो डी के ऊपर उसने ड्रॉ किया था, यानी पुराना बिल जो डी के साथ उसने ड्रॉ किया था, जो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे, एक्चुअली ए और डी में कैसा ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ए और डी में कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ होगा, बिल्स रिसीवेबल टू डी, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, और डी ने क्या किया होगा, बीपी टू ए, ठीक है, ये एंट्री क्या होगा, अब डी देख रहा है मेरे पास एक बिल आ गया है सी से, ठीक है, और हम ये पैसा, ये जो बिल है इसको हम ए को दे देंगे ताकि मेरा ये बिल्स पेबल वाला जो लाइबिलिटी है वो चला जाए, तो फिर डी क्या करेगा, डी बोलेगा ए को हम डेबिट करते हैं, मेरा जो क्रेडिटर है उसको हम डेबिट कर देंगे और उस डी के पास एक बिल्स आ गया है, तो डी क्या एंट्री किया है, डी क्या एंट्री क्या है, बिल्स रिसीवेबल, ये देखो ये वाला एंट्री दिखाते हैं, बिल्स रिसीवेबल टू सी, सी से मेरे पास एक बिल्स आया, हम ये बिल्स दे देंगे, ठीक है, और उसके बदले ए को सेटल डाउन कर लेंगे, तो हम ए अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, मेरा बिल्स पेबल को सेटल डाउन कर देंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एक बार क्लियरली दिखाते हैं, यहाँ पर रुक जाओ, बिल्स पेबल, ये देखो डी ने क्या किया, डी ने ए के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया था तो बिल्स पेबल टू ए ने उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया था, ठीक है, अच्छा डी ने उसे एक्सेप्ट किया था, इस मिडिल में डी के पास एक बिल्स रिसीवेबल आया थ्रू सी, ठीक है, थ्रू सी आया, अब यही बिल्स रिसीवेबल को डी चाहता है कि ए को दे दे और अपना बीपी को रिलीज कर ले, तो सेटल डाउन कर लिया बीपी को थ्रू बीआर, और ए का क्या हुआ फिर कंडीशन, ए ने अपना बिल्स जो है किसी और को दे दिया था, ए ने इस मिडिल में एक एंट्री किया था दैट इज सी टू बिल्स रिसीवेबल, तो ए के पास अपना बिल्स रिसीवेबल चला गया था, ठीक है, वो दूसरा बिल्स रिसीवेबल था जो उसने बी के ऊपर ड्रॉ किया था, ये जो एंडोर्स वाला है ये बी के साथ जो एंट्री हुआ था वो वाला, और ये जो है ये डी के साथ जो हुआ था वो वाला, अब डी सेटल डाउन करना चाहता है अपने बिल्स पेबल को बिल्स रिसीवेबल से, तो यानी डी से ए को क्या मिला है, डी से ए को मिला है बिल्स रिसीवेबल, नया पेमेंट नहीं मिला कि कैश टू डी कर दे, बिल्स रिसीवेबल मिला है और उसके अगेंस्ट में पुराना वाला बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहां पर एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल ओल्ड, ओल्ड वाला बिल्स रिसीवेबल जो डी के साथ ड्रॉ था वो कैंसिल हो गया और नया बिल्स रिसीवेबल उसकी जगह एक्सेप्ट हो गया, मतलब बात यही हुआ, फिर से पेमेंट बी किसको करेगा, ए को ही करेगा जब मैच्योरिटी डेट आएगा, ठीक है,
तो पेमेंट वो ए को ही करेगा। अब पेमेंट कब होगा? जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगा। यहाँ पर तो कोई डेट नहीं है, जिस दिन डेट आएगा ए को पेमेंट मिल जाएगा और बी पेमेंट कर देगा। बी क्या एंट्री करेगा? बी तो अपना वही एंट्री करेगा, बीपी टू कैश या बैंक, ठीक है, बीपी टू कैश या बैंक कर देगा। और ए अपना क्या एंट्री करेगा? ए बोलेगा बिल कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। कौन सा वाला? ये बीआर कैंसिल होगा, ये तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है क्योंकि बीआर एक डेबिट आइटम होता है, ये जैसे ही क्रेडिट हुआ ये कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, समझने का कोशिश करो कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि डी के साथ जो हुआ था वो सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है, और बी से पेमेंट मिलेगा। तो लास्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जब पेमेंट मिलेगा कैश टू बीआर, लेकिन ये कौन सा कैंसिल हो रहा है? न्यू, जो एक्सेप्ट हुआ है डी से, और बी जो है वो अपना पेमेंट करेगा, वो तो अपना सीधा सा बीपी टू कैश वाला एंट्री करेगा। अमाउंट वही 10,000 वाला हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट वही 10,000 वाला हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है जो हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ऐसा ही बहुत सारा ट्रांजैक्शन वाला है, तो तुम लोग इसे कोशिश करना, 2 लाइन का है, एक बार नोट डाउन कर लो। ए ड्रू 3 months bill for 10,000 upon B. The bill was endorsed in favor of C, who endorsed in favor of D. Who in turn endorsed in favor of B to discharge his own acceptance. To discharge his own acceptance. तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो रहा है? 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यहाँ पर एक बार हम बता देते हैं स्टोरी क्या है, इसको तुम लोग ट्राई करना। ए ड्रू ए 3 months बिल, ठीक है, और फॉर 10,000 अपॉन बी। तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल है, इसके पास बिल्स पेबल है। द बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। यहाँ पर सी है जिसके पास ये बिल एंडोर्स हो गया। एंडोर्स होने पे ये बिल्स कैंसिल, ये बिल्स इसके पास आ जाएगा। अच्छा, सी हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी। सी ने क्या किया है? डी को एंडोर्स कर दिया, तो यहाँ से बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गई, इस पे आ गया। हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी। डी ने बी को एंडोर्स किया है, डी ने बी को एंडोर्स किया है। अब देखो কার বুক সে করবে 3 সবার বুক से ए बी सी डी যেরকম এখানে করলাম সবার বুক से ही করতে হবে। यहाँ पर लिख लो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन पहले वाले क्वेश्चन से बस इतना अलग है। पहले वाले में डी जो है वो एंडोर्स किया था ए को, लेकिन अब डी जो है वो एंडोर्स कर रहा है बी को। अब देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ, जिसके पास बीपी है उसके पास ही बिल्स रिसीवेबल है, लेकिन डी ने फिर से अपना क्या सेटल डाउन किया? अपना एक्सेप्टेंस सेटल डाउन किया, पेमेंट नहीं किया। अब बी के साथ डी का जरूर पहले का कोई ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो है ड्रॉन और एक्सेप्टेंस का केस हुआ था, वो अब यहाँ पर एडजस्ट होने वाला है। तो तुम लोग को सबके बुक्स में एंट्री करना है, दैट इज ए बी सी डी, 4 पार्टी के बुक्स में इसका एंट्री करना है। तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्स का क्या करेंगे? डिसऑनर वाला केस जो है उसको डील करेंगे, डिसऑनर वाला केस, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एक बार रीड करना, नहीं तो होमवर्क नहीं कर पाओगे। जो भी आज करवाया उसको अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि ये करने से बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट ऑनर्ड वाला केस, ठीक है। फिर डिसऑनर्ड तो नेक्स्ट दिन करेंगे। तो